नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित किया है और अपने संबोधन में पीएम मोदी ने भारत में निवेश करने के फायदे गिनाए हैं। उन्होंने बताया कि किस किस सेक्टर में संभावनाएं हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में निवेश का इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। Today, there is global optimism towards India. This is because India offers a perfect combination of openness, opportunities, and options. Let me elaborate. India celebrates openness in people and in governance. Open minds make open markets. Open markets lead to greater prosperity. These are principles on which both India and the USA agree. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच करीब 30 मिनट तक मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में बीजेपी के सीनियर नेता भूपेंद्र यादव भी साथ में थे। और बता दें कि बाबरी विध्वंस मामले में 24 जुलाई को लालकृष्ण आडवाणी की पेशी है और आडवाणी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होंगे और इस दौरान बाबरी विध्वंस को लेकर के उनका बयान भी दर्ज होगा और ऐसे में यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की है और करीब 30 मिनट तक ये बैठक चली और इसके कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। विदेशी राजनयिक के नाम पर सोना तस्करी मामले में नित्य नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है। कांग्रेस नेता रमेश चन्नीथला ने एक बार फिर से सरकार पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। It is very unfortunate that the state government is trying to destroy all the evidences in the secretariat. All the CCTV cameras has been changed. They say that because of the thunder and lightning happened recently. We never heard about any thunder or lightning recently. But we suspect that there is an effort to destroy all the evidences. A team of officials are working on that. The Chief Secretary is also involved in that. So it is not at all acceptable. So we are requesting the NIA to take all the evidences in their hand and proceed with the investigation. There is no decision on the CBI inquiry. The opposition is continuing. Yeah, we were demanding for a CBI inquiry because the gold smuggling case is inquiring by NIA, but they can only inquire about the this schedule. कोरोना काल में अर्थव्यवस्था बेहाल है और अर्थव्यवस्था की कमर टूट चुकी है। मार्केट की स्थिति बेहद ही खराब है। मार्केट एक्सपर्ट सुनील शाह ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। Reason for the markets world over are going up because of the policies taken by the central banks of the various countries. So there is too much liquidity in the in the world, and though that liquidity is chasing and driving the stock prices up. But of course, what it means is that far as India is concerned, there is one more dimension to that. As we see more and more unlocking, we have seen that activities are improving across the country, and the macro numbers are also improving. With that, I think the numbers which were worrisome have now started looking better and better by the day. So macro numbers are improving. The quarterly results so far which they are out, they are better than expectation. So I think in all, if we June quarter is not all that bad and better than expectation.
मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन देश के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ना विकास हुआ है और ना ही कोई सुविधा है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के पुरैना गांव का ये मामला है, जहां पर सरकारी योजनाओं की हकीकत देखने को मिल रही है। यहां पर सरकारी आवास योजना की जमीनी हकीकत दिखाई दी है और दरअसल यहां पर रहने वाली बुजुर्ग महिला बीपीएल कार्ड से राशन लेती थी, लेकिन स्थानीय सरपंच ने वो कार्ड किसी और को दे दिया। साल भर बने रहा देही सी है 10 किलो देता रहल, वैसा पैसा लेता रहल। अब जब दूसरे के घर में बिना कार्ड कहे तना के एक ठू दाना नहीं मिलता। 4 साल हो गए हमारा आधार कार्ड राशन कार्ड काटे बनवावत की रौरी करत करत दई देहली ओन्ना कुल सामान देहली, फोटो देहली, कागज देहली, बाकी नहीं बनल, काला नहीं बनत। अब कार्ड बिना बेकार है, भूखा हमारी चाहे भीख मांग कर खाएं। दिक्कत यही चले या ना रास्ता कहीं पे है, मैं दोनों पैर से मजबूर हूँ, न तो कहीं रास्ता है, आने जाने में बहुत तकलीफ भी होती है। हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि भाई हमारे पास कोई भी योजनाएं यहाँ तक नहीं आती हैं, क्योंकि यहाँ पे ना आवास का कोई मिला है और न कहीं रास्ता है। हम सरकार कई ग्राम प्रधान हुए, सब 5-5 वर्ष पे हमेशा चेंज। हम लोग इसी उम्मीद पे जो है मतदान करते हैं कि कभी ये हमारा समस्याओं का निवारण करेंगे, कभी ये करेंगे, और इसी आस में हम लोग मतदान करते हैं। लेकिन अभी तक ना ही किसी का आवास किसी को लाभ प्राप्त हुआ है और ना ही सड़क का, जैसे कि तैसे बस केवल आश्वासन के आधार पे ही हमें केवल मुखातिब करके इसे छोड़ दिया। परिवार नियोजन के तहत सरकार ने एक बार फिर से ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं और कोरोना की वजह से ये ऑपरेशन बंद हो गए थे, लेकिन केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेशों के बाद ऑपरेशन फिर से शुरू हो गए हैं। हरियाणा के जींद में भी हर रोज 10 ऑपरेशन की स्वीकृति दी गई है। सरकार की तरफ से विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया गया और 11 जुलाई के विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में सरकार ने परिवार नियोजन से संबंधित जो भी हमारी ऑपरेशन महिलाएं कराना चाहती थी उनके लिए भी यह अब नियत कर दिया गया है कि भी वे अब अपना ऑपरेशन करवा सकेंगी। इस बारे में प्रधान चिकित्सा अधिकारी और यहाँ के सर्जन से वार्तालाप हुई और 11 से 24 तारीख के बीच में पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसमें नसबंदी और नलबंदी दोनों कैंप लगाए जाएंगे। ये सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है। कोरोना काल में तो दोनों चीज़ें बंद कर रखी थी, नलबंदी और नसबंदी, तो प्रिकॉशन की कोई भी यूज नहीं कर पा रहे थे, मतलब बच्चों के प्लानिंग में। अभी ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है कि दोबारा से ये चीज़ें शुरू कर दी गई हैं। अब भारत सरकार की ओर से दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि ये ट्यूबेक्टमी और वसेक्टमी के ऑपरेशन दोबारा चालू किए जाने हैं, लेकिन कोविड महामारी के देखते हुए इसमें कुछ सावधानियां बरतनी है, जैसे कि एक दिन में 10 से ज़्यादा ऑपरेशन नहीं करने और सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना है, और ये डॉक्टर की मर्जी पे है कि कोविड टेस्ट उनका करावे। तो हम सामान्यतः सभी पेशेंटों को कोविड टेस्ट करा के एक दिन में 10 या इससे कम पेशेंट्स का ऑपरेशन कर रहे हैं, ये हमने शुरू कर दिए हैं। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीदी ने सपा सांसद शफीकुर रहमान के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। दरअसल सांसद शफीकुर रहमान ने बयान दिया था कि बकरीद पर मस्जिद खोल देनी चाहिए ताकि कोरोना खत्म हो सके, और उनके इस बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा है कि आस्था पर इस तरह के बयान दिए जा सकते हैं, और क्या कुछ कहा उन्होंने आपको सुनवाते हैं। एक तो है साइंस, एक है धर्म। अगर हम धर्म को मानते हैं तो धर्म ये कहता है, यानी इस्लाम धर्म ये कहता है कि मस्जिद के मीनारों से जो अजान आती है उसकी जहाँ तक भी आवाज़ जाती है, हर बला, हर मुसीबत, हर परेशानी उससे भाग जाती है। ये भी एक परेशानी है, ये भी एक मुसीबत है। दूसरे नमाज के बारे में ये भी कहता है धर्म इस्लाम कि नमाज हर परेशानी का हल है, हर मुसीबत, हर तकलीफ से बचाव है। तो मैं समझता हूँ उनका ये बयान अपने अकीदे के हिसाब से, जो धर्म के अंदर उनकी आस्था है उसके हिसाब से है। ये बात साइंस की, साइंस में अगर हम आज की बात करें तो मोहम्मद साहब को हम कोड करते हैं 1400 साल पहले। उस वक्त में एक बीमारी आई थी, कोढ़ की बीमारी,
और वो बिल्कुल इसी तरह कोरोना की तरह फैली थी। तो मोहम्मद साहब ने उस वक्त कहा था कि कोढ़ी से ऐसे बचो जैसे शेर से बचते हैं, और अगर बात करने की ज़रूरत पड़े मजबूरी में तो उस 1.25 नेज़े के फासले पर बात करो, जो करीब आज 1 मीटर होता है। तो ये 1400 साल पहले का मामला है। तो साइंस और इस्लाम जब हम दोनों को साथ लेकर चलते हैं तो फिर हमें कहीं ना कहीं एक बीच की लाइन निकालनी चाहिए, और वो ये है कि हम अपनी इबादत भी करें लेकिन अपने बचाव की सूरत लेकर चलें। जिम्मेदारी हमारे ऊपर दूसरे की जान की है, कहीं ऐसा ना हो हमारी वजह से दूसरे की जान चली जाए। तो आस्था अपनी जगह है, आस्था पर इस तरह के बयान दिए जा सकते हैं। जैसे आपको याद होगा स्वामी चक्रपाणी महाराज ने बाकायदा एक गौमूत्र की पार्टी रखी थी कि जो आदमी गौमूत्र का सेवन करेगा, गोबर का लेप करेगा, तो वो कोरोना भाग जाएगा उससे। तो ये सब आस्था के खेल हैं। इसलिए आस्था में पढ़कर या उसमें ये सोचकर कि फला आदमी ने ऐसा बयान क्यों दे दिया, मैं समझता हूं ये बहुत दूर की बात है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी कोरोना टेस्ट होगा। दरअसल मुख्यमंत्री कार्यालय तक कोरोना पहुंच चुका है और जिससे हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में एक अधिकारी में कोरोना की पुष्टि हुई है और अब उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की सूची भी बनाई जा रही है जिनका टेस्ट करवाया जाएगा या सभी को क्वारंटीन किया जाएगा। इस बारे में खुद सीएम ने भी बताया है कि जो भी प्रोटोकॉल है वो फॉलो किया जा रहा है। हमारा प्रोटोकॉल है तो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन कर, तो हम क्वारंटीन के लिए जा रहे हैं। अभी क्वारंटीन होने वाले हैं सर जी। तो हमारे से दूर हो भैया। सर क्या मीडिया बाकी लोग इनके भी टेस्ट करवाए जाएंगे जो आपके संपर्क में आए सर? मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ भी कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ सर एक साफ संदेश है कि जाओ कि आप क्वारंटीन होने वाले हैं सर। मैं क्वारंटीन अंगदान करने से कई लोगों को जीवन दान मिल सकता है। केरल में 17 जुलाई को ब्रांडेड घोषित किए गए 27 साल के अनुजीत की पत्नी प्रिंसी और बहन अजल्या ने अनुजीत की मौत के बाद उनके अंगों को दान करने के बाद 8 लोगों के लिए उद्धारकर्ता बना दिया। अनुजीत 14 जुलाई को केरल के कोल्लम जिले के कोटारकारा के पास एक बाइक दुर्घटना का शिकार हो गए थे। उन्हें गंभीर हालत में कोटारकारा ताल्लुक अस्पताल में ले जाया गया था और बाद में तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज में उन्हें भेज दिया गया। केरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 2 अपने परीक्षणों के माध्यम से उन्हें ब्रांडेड घोषित किया गया और प्रिंसी और अजालिया ने 8 व्यक्तियों के जीवन को बचाने के लिए उन्होंने अनुजीत दिल, गुर्दे, आंखें, छोटी आंत और हाथ दान करने के लिए वो आगे आए और स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने दुख की घड़ी में इस अमानवीय कदम को उठाने के लिए परिवार की सराहना की है और मंत्री ने अनुजीत के परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। फतेहगढ़ साहिब में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और आज भी जिले में 20 नए कोरोना केस की पुष्टि हुई है। इन नए केसों में 8 मरीज खेड़ी नौधा सिंह क्षेत्र के बताए जा रहे हैं, जिसमें खेड़ी नौधा सिंह में तैनात 7 पुलिस कर्मचारियों की रिपोर्ट भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। और फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना पीड़ितों लोगों के संपर्क में आए लोगों की सूची तैयार कर रही है और पीड़ित मरीजों को आइसोलेट किया गया है। फिलहाल नए मामले सामने आने के बाद से लोगों में दहशत का माहौल है। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव इन दिनों बाढ़ प्रभावित इलाकों में दौरे पर हैं और आज बिहार के दरभंगा में कुशेश्वर स्थान इलाके में पप्पू यादव ने नाव से दौरा किया और इस दौरान पप्पू यादव के साथ कई समर्थक भी मौजूद रहे और पप्पू यादव ने नाव से कई अलग अलग जगहों का भ्रमण कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया और पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है कि बाढ़ की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों का सबसे पहले सभी प्रकार का ऋण माफ करे और साथ ही बिजली बिलों को भी माफ किया जाए। उसके बाद आप 4 महीना 5 महीना जो पूरा का पूरा इलाका खाने तक की मुहताज हो जाता है, क्या कारण है कि आप 4 महीने का आप उसको राशन उपलब्ध नहीं कराते? सभी तरह के ऋण माफ करनी चाहिए थी, बिजली माफ करनी चाहिए थी, किसानों पर का जो लोन है उसको माफ करना, बाढ़ क्षेत्र घोषित करने की जरूरत थी।
लेकिन आप उसको नहीं करेंगे। आप प्रधानमंत्री सड़क योजना से लेके सारा सरकारी पुल पुलिया सड़क बनाने का टेंडर होता है और बाढ़ के बहाने उसको कहते हैं बह गया, हमने काम कर लिया, सारे पैसे घर चले जाते हैं। मध्य प्रदेश के भिंड में बिजली विभाग की लापरवाही से लहर में 4 गायों और 2 बकरियों की मौत हो गई। आक्रोशित स्थानीय निवासियों ने एसडीएम को इस मामले को लेकर के ज्ञापन भी सौंपा है और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। लहर में विद्युत विभाग के मनमाने तानाशाही के कारण लहर में विद्युत व्यवस्था चरमराई हुई है और खंभों में करंट आने से 4 गायों और 2 बकरियों की मौत हुई है और बिजली के तार वहां पर जर्जर हालत में है। लापरवाही का सबसे बड़ा मुद्दा है। लाहौर में 3 दिन में करीब 8 से 10 जानवरों की हत्या हो चुकी है करंट से। यहाँ रामलीला मैदान में 2 गाय खत्म हुई, कल वार्ड नंबर 11 में गाय खत्म हुई, वार्ड नंबर 7 में हुई, रावत मोहल्ला में हुई, सराफा बाजार में हुई। सब हर पोल में करंट आ रहा है। बिजली विभाग केवल मेंटेनेंस के नाम से दिन में 6 से 7 घंटे लाइट उपलब्ध करा पा रहा है, कभी भी लाइट नहीं आती। बिजली विभाग के कर्मचारी अगर कोई आमजन जाता है तो असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं, अभद्रता का व्यवहार करते हैं और बार बार एफआईआर और थाने में रिपोर्ट करने की धमकी देते हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए रोहतक समेत हरियाणा की सभी तहसीलों में रजिस्ट्रियों पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि सरकार की ओर से जारी पत्र में लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए भी निर्णय लिया गया है। बताया जा रहा है कि सरकार को लगातार रजिस्ट्रियों में चल रही गड़बड़ियों की शिकायत मिल रही थी। इस बात को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने प्रदेश की तहसीलों में रजिस्ट्रियों पर रोक लगा दी है और मनोहर सरकार के निर्णय के तहत अब जमीनों की ट्रांसफर डील नहीं हो सकेगी। कोरोना महामारी के संकटकालीन दौर में तत्काल इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने को देखते हुए पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने आज 5 एडवांस लाइफ सेविंग एम्बुलेंसों की शुरुआत की है और इसके बारे में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में एम्बुलेंसों की कमी को पूरा करने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने 17 ALS और 60 BLS एम्बुलेंस खरीदने का फैसला किया है। मुंबई से सटे पालघर जिले के नाला सोपारा रेलवे स्टेशन पर लोगों का गुस्सा देखने को मिला है। दरअसल आज सुबह बस नहीं मिलने के चलते कई प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी भड़क गए और कर्मचारियों ने स्टेशन पर आकर रेल रोको आंदोलन किया। लोग सुबह से ही अपने दफ्तर जाने के लिए राज्य की स्टेट बस का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बस समय पर नहीं आने की वजह से लोग स्टेशन पर इकट्ठा हो गए और रेलवे ट्रैक पर बैठकर ट्रेन में प्रवास करने की अनुमति की मांग करने लगे और भीड़ को इकट्ठा होते देख स्टेशन पर तैनात IPF, RPF और GRP की टीम ने सभी को स्टेशन के बाहर भेज दिया। हरियाणा में इन दिनों कोविड अस्पतालों से कई तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही थी, जिनमें मुख्य रूप से कोरोना पॉजिटिव मरीजों को सही सुविधाएं न देने की बातें कही जा रही हैं। इस मामले पर अब हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने संज्ञान लिया है और अस्पतालों की हकीकत जानने के लिए मंत्री विज ने हेल्थ विभाग के ACS को पूरे हरियाणा के कोविड अस्पतालों का निरीक्षण करने के आदेश दिए हैं। आज खुद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस बात की जानकारी मीडिया को दी है और बताया है कि सभी जिलों में टीमें बनाकर निरीक्षण के आदेश दिए गए हैं और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर तंज भरे शब्दों में कहा है कि वो विपक्ष की बेकार बातों का जवाब नहीं देते। चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि वो हर जिले में टीम बनाकर जितने कोविड सेंटर हैं, जो कोविड हॉस्पिटल हैं, उन सारों की चेकिंग करो कि वहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं ठीक हैं या नहीं। हिमाचल के धर्मशाला में दशकों से मंद खड्ड पर पुल निर्माण की बाट जोड़ रहे 7 गांवों के ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय धर्मशाला का रुख किया। डीसी कांगड़ा से पुल निर्माण की गुहार लगाने पहुंचे जयसिंहपुर उपमंडल के अंतर्गत आने वाले 7 गांवों के ग्रामीणों का कहना था कि कई सरकारें आई और गई, कई नेता भी आश्वासन देने आते रहे, लेकिन किसी ने भी हमारी समस्या को नहीं समझा और
यही वजह है कि 7 गांवों के ग्रामीण आज भी पुल न होने के चलते बाजार, स्कूल, बैंक सहित अन्य कार्यालयों को जाने के लिए खड्ड पार करने को मजबूर हैं। हम पपला पंचायत से आए हैं। हमारे गांव का नाम है बसूं। यहाँ जो लोग आए हैं वो 8 गांव के लोग हैं। कोरू, बसूं, कोटलू, कैलन, फनेड़, पंजलेड़, बगलाल। इन सब लोगों की डिमांड यही है कि हमारी मंदखड़ के ऊपर पुल बनना है, जो आज तक नहीं बना है। काफ़ी सालों से हमारी डिमांड रही है, लेकिन आज तक जो भी सरकारें आई है सब ने हमारे को अश्योरेंस दी है कि हमारे कार्यकाल में ये पुल बन जाएगा, लेकिन आज तक नहीं बना है। तो हमारी यही डिमांड है कि हमारा जो मंदखड़ के ऊपर पुल बनना है वो बनाया जाए। तो आप इस मुद्दे को लेके पहले भी जो है विधायक से या फिर कई बार हम अपने लोकल विधायक से मिल चुके हैं, इवन सीएम तक जा चुके हैं हम लोग, लेकिन आज तक कोई इसका सोल्यूशन नहीं मिला हमें आज तक। तो हमारी ये मांग है कि हमारा पुल बनाया जाए, नहीं तो हम 24 को हम लोग सभी गाँव के लोग इकट्ठा होकर कोटलू स्टेशन में धरना देने जा रहे हैं। ये तो हम क्या करेंगे इस काले पानी से? हमारी कोई सुनवाई नहीं करता, तो हम लोग करेंगे भी क्या? और जी के एक छोटी सी दवाई लेनी होगी, वो भी हमें नदी के पार ही मिलती है। तो गिरफ्तारी इसका समाधान है क्या? इसका समाधान नहीं, तो हम तो कह तो चुके हैं कि हमें जोड़ के तो पहले पुल बना दो, हमें कोई समस्या का हमारी का हल कर दो। वोट आते हैं सभी बोलते हैं कि हम काम करेंगे, जब हो जाते हैं तब चले जाते हैं। तो हमारा तो कोई ऐसा समाधान ना किसी ने किया ना, आज तो हम सब इकट्ठे होके आए हैं कि हमारा समाधान कर दो। ये समस्या हमारे 72-73 से हो रही है समस्या, और सारे हमारे बच्चे बेचारे इतनी मुश्किल से पार करते हैं। कई बार बह गए, हम लेडीज घर में रहती हैं, तो हमने कहाँ से उनको पार करने जाना है? हमारे आदमी सभी बाहर रहते थे, ड्यूटी करते थे, तो हमारे बच्चों को इतनी मुश्किल हो गई है कि मतलब अब हम सहन नहीं कर, बूढ़े हो गए, हम कहाँ बच्चों को लेके जाएंगे? हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत उन इलाकों में आज से लॉकडाउन कर दिया गया है जहां पर संक्रमित मरीजों के मिलने की तादाद बेकाबू हो रही थी। राजधानी रायपुर में रोजाना 75 से लेकर 200 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे थे और सारे हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुलाई और कलेक्टरों को संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का निर्देश जारी कर दिया। वहीं कोरोना को लेकर के छत्तीसगढ़ के हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे थे और मजबूरन सरकार को लॉकडाउन करना पड़ा, लेकिन अभी भी यहाँ के लोगों के बीच जागरूकता की कमी साफ तौर पर देखने को मिली। अभी जो है लॉकडाउन आज पहला दिन है, तो शहर में जो है पूरी तरह से पुलिस जो है पेट्रोलिंग के माध्यम से, फ्लैग मार्च के माध्यम से और चेक पॉइंट के माध्यम से जो है लगातार लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। समझाइश भी दिया जा रहा है, छोटा मोटा कार्रवाई भी की जा रहा है। आगे जो है इसको सतत करेंगे और आज जैसे माहौल अभी देख रहे होंगे लगभग जो है ठीक पालन हो रहा है, इसको आगे और जो है कड़ाई से पालन करवाएंगे। 31 मई तक छत्तीसगढ़ पूरे राज्य में मरीजों की तादाद थी सिर्फ 60 मरीजों में ठीक होने की दर थी 100%। आज है 22 जुलाई। 22 जुलाई में मरीजों की दर है तकरीबन 6000। आखिरकार सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा और लॉकडाउन आज 21 जुलाई की रात से लॉकडाउन लागू है, लेकिन लॉकडाउन में उतनी सख्ती नज़र नहीं आ रही है जितनी सख्ती का दावा कलेक्टर ने किया था। अगर इसी तरह से हालात रहे तो जैसे रायपुर का उरला एरिया पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन बन चुका है, ठीक उसी तरह से पूरे रायपुर को भी तब्दील होने में देर नहीं लगेगी। अभी भी वक्त है शासन प्रशासन को चेतने का। अगर अभी नहीं संभले तो कभी नहीं संभलेंगे। अपने सहयोगी राजशेखर के साथ एएनबी न्यूज़ के लिए मैं जरीन सिद्दीकी रायपुर से। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का दौर जारी है और आज सुबह से ही घने बादल वहां पर छाए रहे और बता दें कि मौसम विभाग ने राज्य में पहले ही भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी। दूसरी तरफ दिल्ली में भारी बारिश के बाद राजधानी की निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति देखने को मिली और गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई, जिसके कारण दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सुबह एक अलर्ट जारी किया जिसके मुताबिक रिंग रोड पर WHO बिल्डिंग के पास जल भराव के कारण भैरव मार्ग से IP फ्लाईओवर की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया। लोगों से कहा गया कि वो इस ओर ना आए। राजस्थान के पाली में खिवाड़ा पुलिस थाना अधिकारी मनोज पर पक्षपात का आरोप लगाया गया और इसी का
व्यापारियों ने विरोध भी किया है। अभद्र रवैये के विरोध में व्यापार मंडल ने खिंवाड़ा के बाजार अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए हैं। पुलिस पर आरोप है कि सोमवार की रात को कस्बे के स्वर्णकार व्यापारी और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मयंक सोनी को पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया और थाने ले जाकर गैरकानूनी रूप से उसे लॉकअप में डालकर बेरहमी से पीटा गया। धर्म को लेकर के गाली गलौज भी की गई और उसने दूसरे पक्ष के समीर खान को छुआ तक नहीं है, ऐसा प्रदर्शनकारियों ने कहा है। और ऐसे में अब आरोपी पुलिस अधिकारी को वहां से हटाने की मांग की जा रही है। बिहार के किशनगंज जिले में लगातार बारिश होने से नदियों का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें से बूढ़ी कनकई नदी भी शामिल है और टेली भिट्टा गांव बूढ़ी कनकई नदी की चपेट में आ रहा है। बूढ़ी कनकई नदी इतनी तेजी से जमीन का कटाव कर रही है कि गांव वाले घबराए हुए हैं। और आपको बताते चलें कि इस नदी ने पहली बार कटाव नहीं किया है, इससे पहले भी कटाव जारी रहा है। और ग्रामीणों का कहना है कि अगर इसी तरह का कटाव रहा तो गांव बहुत जल्द ही नदी में समा जाएगा और हम लोग घर से बेघर हो जाएंगे। रोहतक की नीली कोठी, जिसे किसान मसीहा दीनबंधु सर छोटीराम जी की ऐतिहासिक धरोहर के तौर पर जाना जाता है, बरसात के चलते सड़क का सारा पानी इस कोठी में जा घुसा, जिससे बुधवार को ये नीली कोठी बहुत बुरी तरह से पानी में डूब गई और कोठी में रखे पलंग, सोफे, कुर्सियां और सर छोटूराम जी की धरोहर के तौर पर रखा गया सारा सामान पानी में डूबता हुआ दिखाई दिया। जिला प्रशासन सहित प्रदेश और जिले के किसी अधिकारी ने सर छोटूराम जी की इस विरासत की सुध लेना उचित नहीं समझा और तो और कोई अधिकारी भी यहां पर कोठी में औपचारिकतावश भी झांकने तक नहीं पहुंचा। मानसून को लेकर जिला प्रशासन ने जो दावे किए थे वो सभी फेल होते हुए नजर आए और गुरुग्राम और इसके साथ लगते इलाकों में इस बार जल भराव नहीं होगा, इस तरीके के दावे किए गए थे। लेकिन मानसून की पहली ही बरसात से ये तमाम दावे धराशायी होते हुए जरूर दिखाई दिए और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है यहाँ से गुजरने वाले हजारों वाहन चालकों और यहाँ पर रह रहे लोगों को। ऐसे में जिला प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल जरूर खड़े हो जाते हैं। दरअसल बादशाहपुर ड्रेन का काम अभी भी पूरे तौर पर नहीं हो सका है और साइबर सिटी में हर बार मानसून में जब भी बदरा जमकर बरसते हैं तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा पानी अरावली और इसके साथ लगते इलाकों से होकर के अपने प्राकृतिक रास्ते से होते हुए नजफगढ़ ड्रेन तक का सफ़र तय करता है। लेकिन खानसा के पास यही बरसाती पानी जिला प्रशासन के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बौद्ध मठ की उत्पत्ति और उत्तर वैदिक काल, कुषाण साम्राज्य और मुस्लिम शासकों का शासनकाल, मथुरा के पेड़े और आगरा का ताज, फिरोजाबाद की चूड़ियां और बनारस का घाट, इलाहाबाद का संगम और बरेली का बाजार, मुरादाबाद पीतल की नगरी और नवाबी नगरी लखनऊ का कसीदाकार, जहां कोस कोस पे बदले है पानी, जहां 2.5 कोस पे बदले है वाणी, जहां की मिट्टी और हवा में महकती है पीर और संतों की रूह, उस प्रदेश की नजाकत और उस प्रदेश का मिजाज दिखाएंगे हम ANB न्यूज पर। अपना उत्तर प्रदेश।
सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश भर में मानसून के आने से जहां पर लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं कई जगह बारिश आफत बनकर भी बरसी है। इसी के चलते हरियाणा के जींद में भी बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। बता दें कि सड़कें और गलियां गंदी नालियों में तब्दील हो गए हैं और पानी इतना ज़्यादा है कि लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और पानी की निकासी का कोई भी प्रबंध नहीं है। इसी कड़ी में ANB न्यूज़ के संवाददाता परमजीत पवार ने मौके का जायजा लिया है और स्थानीय लोगों से बातचीत भी की है। सावन की बरसात ने प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी है। हम जींद में एक सड़क पर मौजूद आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये जो सड़क है, सड़क ने जो है नदी का रूप धारण कर लिया है और पानी इतना यहाँ पे बहुत जो है पानी इकट्ठा हो गया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से दावे किए जाते हैं कि हर साल जो है निकासी का प्रबंध किया जाएगा, लेकिन कोई भी प्रबंध प्रशासन द्वारा नहीं किया गया। आप देख सकते हैं जो है पानी जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है और यहाँ पास में जो है भिवानी रोड है और रोहतक रोड है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के हालात जींद के हैं और कौन सा रोड है ये? सर ये टेलीफोन एक्सचेंज पुरानी जो सिटी रेलवे स्टेशन है और अव्यवस्था का आलम ऐसा है, आप स्वयं भी देख रहे हैं कि कोई व्यवस्था ही नहीं है। आम आदमी के लिए इस रोड पर चलना एक किस्म का नहर के अंदर चलना है, तो अब अति से अति हो चुका है और कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है, कोई पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है। ये समस्या कितने सालों से जो कि तो बनी हुई है? सर लगभग पिछले 5 से 7 सालों से तो हम देख ही रहे हैं, क्योंकि जब छोटे बच्चे तब तो नहीं पता, लेकिन अब का पता है। पिछले 5 सालों से जींद बिल्कुल बदतर हालत में जा चुका है। अब किसी भी रोड पर निकल जाए तो प्रशासन की तरफ से हर साल दावे किए जाते हैं कि जो बारिश का मौसम है उसकी निकासी के लिए प्रबंध किया जाएगा, पानी की निकासी के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? सर ये सब कागजों में है, प्रैक्टिकली आप देखेंगे कहीं पर कोई व्यवस्था धरातल पर कुछ भी नहीं है। हम खुद इस चीज़ से परेशान हो चुके हैं, हम खुद भी जाते हैं प्रशासन के पास, हमें भी यही जवाब मिलता है कि कार्य सुचारू रूप से चलने वाला है, चल रहा है। आप अब रोहतक रोड पे चले जाइए, 15-15 फुट के खड्डे हैं और वहाँ पर अगर बाइक या गाड़ी धस जाए तो आदमी जीवित नहीं बचेगा, ये भी है। मतलब हमें व्यवस्थाओं से बिल्कुल नाखुश हैं और हमें कोई संतोषजनक उत्तर या जवाब नहीं मिलता इस बार। अरे इस प्रशासन की तो बहुत बुरी व्यवस्था है और पानी से इतना बुरा हाल है पानी का, यहाँ कोई निकासी की व्यवस्था ही नहीं है इस शहर में। बस तो इतना ही कहना चाहिए। स्कूटी लेके आए थे, आज रास्ते में बंद हो गई, पानी कितना पानी मानते हो आज यहाँ पे? ये तो घुटनों से ऊपर है ऑब्वियसली, और ये इसका निकासी का जब तक प्रबंध नहीं होगा इसी तरह बुरा हाल रहेगा और मुझे लगता है जींद ही छोड़ना पड़ेगा इस हाल से। बिल्कुल, जो लोगों का साफ तौर पर ये कहना है, जिस तरीके से हालात हमने आपको दिखाए हैं और जो तस्वीरें बयां करी हैं, लेकिन जो लोग हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर प्रशासन ने पहले जो है सावन का महीना शुरू हो चुका है, यानी कि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और प्रशासन ने जो है इसकी सुध लेनी चाहिए थी। हर प्रकार से जो प्रशासन हर साल दावे करता है कि जो पानी की निकासी का प्रबंध किया जाएगा, लेकिन वो दावे आज जो बारिश ने उनकी पोल खोल कर रख दी है और जो है पानी के किसी प्रकार का निकासी का कोई प्रबंध नहीं किया गया। मेरे सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, ANB न्यूज, जींद। बॉलीवुड सिंगर बलजीत सिंह ने अमृतसर की कोर्ट में एकता कपूर और उनके फर्म बालाजी टेलीफिल्म के खिलाफ याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि एकता कपूर की बालाजी टेलीफिल्म ने अपनी वेब सीरीज में इंडियन आर्मी का अपमान किया है और वेब सीरीज में फौजी जवानों की पत्नियों को आपत्तिजनक हालत में फिल्माया गया है। जो जवान देश की रक्षा करते हैं
उनको और उनकी पत्नियों को वर्दी फाड़ते हुए जो सीन फिल्माया गया है वो देश की आर्मी का अपमान है। और इसी को लेकर आज अमृतसर की कोर्ट में एकता कपूर और बालाजी के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए याचिका दी गई है। एकता कपूर ने ਤੁਹਾਨੂੰ याद है कि एक पिक्चर वैब सीरीज़ बनाई इन्होंने अल्ट बालाजी ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ट्रिपल X 2 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੋ ਨੀਡਸ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਜੋ ਵਾਈਫ ਆ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਲੀਆਂ ਫਾਈਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਸੀਨ ਆ ਜਿਸ ਸੀਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਵਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਰੈਂਕ ਦੇ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਕਰਨਲ ਰੈਂਕ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਪਵਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਡਰੈਸ ਨੂੰ ਫਾੜਦੀ ਆ। ਔਰ ਡਰੈਸ ਨੂੰ ਫਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਆਰਟੀਕਲ 51 ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਡਰੈਸ ਦੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮਸ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफ़ी कुछ बदल गया है। सिर्फ नेपोटिज्म पर बहस हो रही है ऐसा नहीं है, बल्कि अब हर सेलेब को जनता बारीकी से परख भी रही है। सभी की पैनी नज़र है कि कौन किसका समर्थन कर रहा है, कौन किस मुद्दे पर क्या विचार रख रहा है। लेकिन गुस्से का केंद्र और सबसे बड़ा विलेन एक ही है, बॉलीवुड। इसी कड़ी में अब डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने बॉलीवुड से इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा सही मायनों में एक मुहिम है जिसके साथ कई दूसरे फिल्म मेकर्स ने खुद को जोड़ दिया है। अनुभव ने ट्वीट करके कहा है कि बस बहुत हो गया, मैं बॉलीवुड से अपना इस्तीफा दे रहा हूं। अपने इस ऐलान के साथ अनुभव ने अपना ट्विटर प्रोफाइल भी चेंज कर लिया है। उन्होंने अपने नाम के आगे नॉट बॉलीवुड लिख दिया है। मानसा में सोमवार को हुई बारिश का पानी अभी तक क्षेत्र के निचले इलाकों और रेलवे के अंडरब्रिज के नीचे जमा हुआ है। हालांकि डिप्टी कमिश्नर की ओर से निचले इलाकों में भरे पानी को जल्द से जल्द निकलवाने का दावा किया गया था, लेकिन कई घंटों के बाद भी समस्या जस की तस बनी रही। और बता दें कि यहां पर मोहल्ला वीरनगर और अंडरब्रिज में सोमवार से ही पानी भरा हुआ है, और लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक इस पानी को निकालने के लिए कोई जहमत नहीं उठाई गई। दूसरी तरफ जल जमाव के चलते स्थानीय लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है, लेकिन प्रशासन के सर पर जूं तक नहीं रेंग रही। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰਨਗਰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ 'ਚ ਵਿੱਚ 6 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ, ਪਰ ਵੀਰਨਗਰ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜੇਸੀਬੀਆਂ ਕੀਬਰਾ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪਾਣੀ ਖੜੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਡਾ ਆ ਕੇ। ਪਾਣੀ ਕੀ ਭਰਾ ਜੀ, ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਹੀ ਐ ਕਰੋ, ਆ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਭੋਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਲਾਂਗੇ ਜੀ? ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ? ਕਰਨ ਨੂੰ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੱਲ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਉੱਥੇ 500-1000 ਬੰਦਾ ਵਗ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਮਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ नहीं हो रही। चलिए आपको मानसा के डिप्टी कमिश्नर का वो बयान भी सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने समस्या के जल्द समाधान की बात कही थी। पूरी तरह होनी जस्ट ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਏਡੀਸੀ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਰੇਨ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਪਿੰਗ ਸਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਪਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਕੀਤੇ हैं। ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਆਵਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ
ਜਿਹੜਾ ਖੜਦਾ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨ कोशिश कर रहे हैं। अमृतसर के घनूपुर की रहने वाली गुरविंदर कौर की मौत के 3 महीने बाद आई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जिस कुलविंदर कौर की मौत को प्राकृतिक बताया जा रहा था वो असल में हत्या थी। दरअसल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कुलविंदर की हत्या गला दबाकर हुई है और पुलिस के मुताबिक 21 अप्रैल को उन्हें सूचना मिली थी कि कुलविंदर कौर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिसके बाद उन्होंने 174 की कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मृतक की हत्या हुई है। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मृतका के पति, ससुर और देवर को गिरफ्तार कर लिया है और बाकियों की तलाश भी की जा रही है। पुलिस के मुताबिक यह हत्या दहेज और बेटे की चाहत में की गई है। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਇਤਨਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਸੀ, ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਨੀਲਾ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਫਾਹ ਜਾਂ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਫਾਹ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਵੀ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨੀਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਨੀਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਬਹੁਤ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਉਹਦੀ ਕਤਲ ਕੀਤੀ। ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਨੰਬਰ 184 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 302 34 IPC ਥਾਣਾ ਬੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਫਤੀਸ਼ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। हरियाणा के पंचकूला में क्राइम ब्रांच ने कालका की एक दुकान से करीब 8 लाख रुपए के मोबाइल चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी मोबाइल चोरी कर नकली बिल बनाकर लोगों को बेचा करते थे और पकड़े गए दोनों आरोपियों में से एक आरोपी चरणजीत पर इससे पहले करीब 35 चोरी के मामले दर्ज हैं। हमारे कालका में काफ़ी चोरी की वारदातें हो रही थी, जिस संबंध में क्राइम 19 की टीम कालका में गश्त पर थी। जो सूचना मिली कि 2 लड़के संदिग्ध अवस्था में घूम रहे हैं, जिनको काबू किया गया। SC संजीव कुमार उसकी टीम ने काबू किया गया, जो उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ करने उन्होंने अपना नाम चरणजीत और मुकुल बताया। जो मुकुल यमुनानगर का रहने वाला है और चरणजीत करनाल का रहने वाला है। जिसमें जो गहनता पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने काफ़ी चोरियाँ की हुई हैं, करीब 30-35 के करीब चोरियाँ की हैं अलग अलग जगह पर। हमारी कालका पिंजौर की उन्होंने 10 के करीब चोरियाँ मानी हैं। जो इसमें अभी थोड़े दिन पहले ही हमारी मोबाइलों की चोरियाँ हुई थी 2 दुकानें, वो मेन है, उसमें इनको गिरफ्तार किया गया। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है, जिसमें रेवाड़ी की छात्रा भावना यादव ने विज्ञान संकाय में 500 में से 496 अंक हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। इसी के उपलक्ष्य में स्कूल स्टाफ ने टॉपर भावना यादव का सम्मान किया है और सरकारी स्कूल के प्राचार्य श्रीपाल ने बताया कि प्राइवेट स्कूलों से अच्छा परिणाम सरकारी स्कूलों का रहता है, इसीलिए अभिभावकों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। क्लासेस सुबह भी लगती थी स्कूल लगने से पहले और स्कूल के बाद भी लगती थी। हाँ सर, मैं तो क्या है, मेरे पास जो भी पेरेंट्स एडमिशन के लिए आते हैं मैं उनको गाइड करता हूँ कि अपनी जेब जो है अपने पैसे बचाइए और सरकारी स्कूलों में कराइए। सरकारी स्कूल जो है प्राइवेट स्कूलों से कम नहीं है, क्योंकि इस समय सरकारी स्कूलों में गवर्नमेंट ने हर चीज़ मुहैया करा रखी है। हमारे यहाँ टिंकरिंग लैब है, अटल टिंकरिंग लैब। हमारे इंचार्ज जो लैब के हैं वो बच्चों को हफ्ते में 3 दिन जो है उसमें एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। और हमारे यहाँ इंग्लिश लैब भी है, हमारे यहाँ मैथ लैब भी है, हमारे यहाँ बायोलॉजी, केमिस्ट्री सारी सुविधाएं सरकार प्राइवेट स्कूलों से कम नहीं। भावना की टॉप पे बहुत खुशी हो रही है
और जबकि हमने ऐसे सोचा भी नहीं था, मतलब ये मतलब इतने वो पहुँच जाएगी। बहुत ही नॉर्मल पढ़ाई करती थी सरकारी स्कूल के अंदर, कोई मतलब ज़्यादा ट्यूशन वगैरह कुछ नहीं, और बाकी स्कूल से ही पढ़ के आती थी, बाकी घर पे काम करती थी, बाकी अपना गोबर घारी हुआ काम करती थी। ये पशुओं का भी काम करवाते अपनी मम्मी के साथ। ठीक, मैं बहुत खुश हूँ और इस चीज़ का पूरा श्रेय मैं अपने गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को देना चाहूँगी। बस टीचर्स का पढ़ाया हुआ ही घर जाके पढ़ा और कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। ऐसा तो कोई टारगेट नहीं था कि बोर्ड में टॉप करना है, बस टीचर्स पढ़ा रहे थे तो पढ़ रहे थे वही पूरी मेहनत से। ज़्यादा पढ़ाई तो स्कूल में की है क्योंकि स्कूल में टीचर्स एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते थे तो वहीं पे सारा कवर हो जाता था। नहीं खेला तो नहीं, घर पे पेरेंट्स की हेल्प की है। इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय किसको जाता है? मेरे पेरेंट्स को और मेरे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को। आगे क्या बनने का विचार है? यूपीएससी क्लियर करके आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना है। अंजू कजन सिस्टर है छोटी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि हमारी गांव में हमारी फैमिली में सबसे पहली जो लड़की है जो पूरे हरियाणा में टॉप किया है। सब ये की भावना से शिक्षा ले कि गवर्नमेंट स्कूल भी अच्छे होते हैं, ना कि प्राइवेट स्कूल की ओर जाए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित किए गए हैं और इस बार पंचकूला जिले के 2583 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 2325 छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इस बार पंचकूला जिले ने 90.01% के साथ श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए प्रदेश भर में पहले स्थान पर रहा है। बता दें कि जिले में 218 विद्यार्थियों की कंपार्टमेंट आई है और सिर्फ 40 छात्र ही फेल हुए हैं। वहीं पंचकूला के रायपुर रानी खंड के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रायपुर रानी की कॉमर्स की छात्रा कनिका ने 483, खुशबू ने आर्ट्स में 483 अंक प्राप्त किए हैं और जिले में पहला स्थान हासिल किया है। परनीत कौर ने 475 अंक प्राप्त कर जिले में चौथा स्थान हासिल किया है और वहीं ठंडोग मोरनी हिल्स की छात्रा चंचल ने 474 अंक हासिल करते हुए जिले में तीसरा स्थान हासिल किया है और सभी छात्राओं को सफलता के लिए स्कूल की प्रिंसिपल बिमला शोरान और अन्य उच्च अधिकारियों ने उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। मेरे टीचर्स को, मेरे पेरेंट्स को और मेरी ट्यूशन वाली मैम कविता मैम को जाता है। मैं बड़े होकर सीए बनना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पापा भी सीए हैं और मैं उन्हीं से इंस्पायर होकर सीए बनना चाहती हूँ। मैंने 12th क्लास गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर रानी से आर्ट्स संकाय में उत्तीर्ण की है। मेरे 12th क्लास में 96.6% मार्क्स आए हैं, जिससे मेरे परिवार, मेरे गांव व सारे रिश्तेदारों में खुशी का माहौल बना हुआ है। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने मम्मी पापा, अध्यापकों व अपने बड़े भाई को देना चाहती हूँ, क्योंकि इन सभी ने मेरी पढ़ाई में मेरा पूरा सहयोग किया है और पढ़ाई के दौरान जो जो कठिनाइयाँ आई हैं इन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया है। मैं इन सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। आप आगे चलकर क्या बनना चाहते हैं? मैं आगे चलकर आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ और देश की सेवा करना चाहती हूँ। मेरे पिताजी एक ट्रक ड्राइवर हैं। मैंने अपनी 12वीं की परीक्षा में 95% अंक प्राप्त किए हैं। मैं अपने अंकों से बहुत खुश हूँ। मैं भविष्य में सीए बनना चाहती हूँ। हरियाणा में जल्द ही संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए नए आयाम स्थापित किए जाएंगे और इसके लिए हरियाणा संस्कृत अकेडमी के निदेशक दिनेश शास्त्री ने यह कहा है कि अच्छे संस्कृत अध्यापकों को जल्द ही चिन्हित किया जाएगा और जिला स्तर पर संस्कृत अध्यापकों की एक संगोष्ठी तैयार की जाएगी। हरियाणा संस्कृत अकेडमी के निदेशक दिनेश शास्त्री ने पदभार संभालते ही हरियाणा में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए नया प्लान तैयार कर लिया है, जिसके जरिए वो संस्कृत से संस्कृति और संस्कृति से संस्कार लाने का प्रयास करेंगे। 8वीं तक तो अनिवार्य संस्कृत है, सभी बच्चे पढ़ते हैं और 9वीं और 10वीं कक्षा में, फिर 11वीं 12वीं में संस्कृत के बच्चे कम हैं। उसके लिए सरकार ने जो अकादमी की स्थापना की है वो इसीलिए की थी कि बच्चों में ऐसे
संस्कार आए और संस्कृत के प्रति उनका प्रेम पैदा हो। तो मेरा जो उद्देश्य रहेगा वो रहेगा संस्कृत से संस्कृति और संस्कृति से संस्कार। और संस्कार तभी होंगे जब बच्चा संस्कृत पढ़ेगा। तो उसमें हम अच्छी क्रियाएं लाएंगे। श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता है 9th और 10th में, जो वैकल्पिक भाषा के तौर पे ना लेके, जैसे कंप्यूटर साइंस आई है, कोई और चीज़ आई है, उनको भी रखो, बट संस्कृत रखने से एक तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, दूसरा हम अपनी चीज़ों से जड़े रहें, संस्कृति के संवाहक की तरह काम करें, और प्राइवेट स्कूलों के सहयोग से संस्कृत बहुत ऊपर तक जाएगी। हम तो प्राइवेट स्कूलों के स्तर से भी कोशिश कर रहे हैं कि संस्कृत का हुआ एटलीस्ट हमारे स्कूलों में तो नहीं है, और कोशिश करेंगे सब मिलके कि संस्कृत का हुआ रहे ही ना। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे से कवर करेंगे बच्चे को। 8वीं क्लास तक तो बच्चे बहुत दिलचस्पी से पढ़ते हैं, बहुत आसान है, बहुत। संस्कृत से ही संस्कार मिलेगा, संस्कृत से ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। और हम विश्व गुरु की यदि बात करें भारतवर्ष की, तो संस्कृत एक ऐसा माध्यम हो सकता है संस्कृत के अंदर कि कंप्यूटर के अंदर भी सबसे आसान भाषा जो है वो संस्कृत है, यदि उसको कंप्यूटर में उसको फॉन्ट में लाया जाए तो। दूसरा, संस्कृत के अंदर मैंने ये भी देखा है, अगर संस्कृत को आसान है, हम तो वैसे डरते थे अगर संस्कृत नहीं होनी चाहिए। संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि जो हम पूर्वजों से शुरू से सुनते आए हैं। महाराष्ट्र के अमरावती पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल पुलिस अधीक्षक के विशेष दल को सूचना मिली थी कि सरमसपुरा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में अवैध रूप से गांजे की तस्करी की जा रही है, जिसके बाद विशेष दल ने ट्रैप लगाकर नीले रंग की ओमनी वैन को घेरा और 11 किलो गांजा वहां से बरामद किया गया। पकड़े गए गांजे की कीमत 1,32,000 रुपये बताई जा रही है। हालांकि आरोपी पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गए। हरियाणा के दादरी में स्पेशल स्टाफ सतीश एएसआई इंचार्ज को बड़ी सफलता मिली है। चरखी दादरी में पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा ने जिले में 16 जुलाई से 16 अगस्त तक नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दादरी जिले के गांव नौरंगावास के पास एक व्यक्ति गांजा सप्लाई करने वाला है। इसी कड़ी में स्पेशल स्टाफ एएसआई सतीश कुमार के नेतृत्व में 2 टीमें गठित की गई थी, जिसके चलते पुलिस ने 9 किलो 700 ग्राम गांजे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बाजार में गांजे की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है और फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये पुलिस महानिदेशक हरियाणा के निर्देशानुसार 16 जुलाई से 16 अगस्त 2020 तक एक स्पेशल कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें नशीले पदार्थ। कोरोना के बढ़ते संकट को लेकर उत्तर प्रदेश में मैनपुरी पुलिस सख्त नजर आ रही है। पुलिस सख्त हिदायत देते हुए पुलिस ने यह कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के घर से बाहर घूमता हुआ दिखाई दिया तो 500 रुपए का जुर्माना उससे वसूला जाएगा। वहीं पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे ने मैनपुरी जनता से अपील की है कि लोग किसी भी सूरत में घर से बिना मास्क के बाहर ना निकले। ये उद्देश्य यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मास्क लगाएं, ये हमारा लक्ष्य है, ताकि कोरोना वायरस महामारी को इसको ख़त्म किया जा सके। अभी ये देखने में आ रहा है कि 70% के लोग आसपास तो मास्क लगा रहे हैं, लेकिन 30% ऐसे हैं जो मास्क अभी भी नहीं लगा रहे हैं, या भीड़ में जाते हैं तो मास्क उनके पास रहता है तो मास्क नहीं लगाते हैं, यानी कि लापरवाही बरत रहे हैं। तो इनको ठीक करने के लिए, इनको सबक सिखाने के लिए और प्रेरणा देने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए हमने 2 टीमों का गठन किया हुआ थाना कोतवाली में, जिनको ईगल 1 और ईगल 2 का नाम दिया गया है। इनका काम होगा कि ये बारीकी से नज़र रखें, पैनी नज़र रखें जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं और अपने साथ साथ दूसरों का भी स्वास्थ्य और दूसरों का जीवन संकट में डाल रहे हैं। ऐसे लोगों के पास जाएंगे और चालान काटेंगे। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। बौद्ध मत की उत्पत्ति और उत्तर वैदिक काल।